99.99% लोग वो जिम आके एफर्ट करते हैं, गलत डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं और बोलते हैं मैं रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर बोलते हैं यार जिम जाने से कुछ नहीं होता। जिम पूरी जिंदगी भी आप चले जाएं, जिम जाने से रिजल्ट नहीं मिलते अगर आपके पास सही डायरेक्शन ना हो। लर्न टू बर्न, कि मैं लोगों को सिखाऊं कि यार तुमने बर्न कैसे करना है कि तुम्हारी अपनी एक आइडियल फिजिक अचीव करो। वैसे फिटनेस ट्रेनर वर्ड तो आता था, ये कंसल्टेंट कैसे कहोगे? जो इंसान तीनों डायमेंशंस की नॉलेज को रखता है, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ अ क्लाइंट, वो कहलाता है कंसल्टेंट। मेरी अपनी फिजिक होगी, मेरे सिक्स पैक्स होंगे तो लोग ये मानेंगे ना कि यार मुझे इस इंसान से कंसल्ट करना है। मुझे अगर कोई फिटनेस ट्रेनर कहता है मैं अपने लिए गाली लेता हूँ। फिटनेस ट्रेनर्स, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट ये अलग फील्ड है। मैं उस ट्रैक के ऊपर भाग रहा हूँ जिस ट्रैक पे मेरे साथ कोई भी नहीं भाग रहा पूरे पाकिस्तान में। मैंने पाकिस्तान की तारीख के अंदर फिटनेस की इंडस्ट्री में वो काम किया जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप भी मैंने लॉन्च कर दी है, विच इज पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फिटनेस ऐप एंड अ डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म। ये इंटरलिंक करेगी फिटनेस के साथ। जिस तरह से बीकॉम फैंसी होने के बाद बीबीए बन गया ना, तो इसी तरीके से डाइटिशियन जो है फैंसी होने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट बने। हर वो कैफियत जिससे आपका दिल दुखा हुआ होता है वो इमोशनल स्ट्रेस कहलाता है। 95% क्लाइंट जो मेरे पास आते हैं वो इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। तो जब तक मैं उसका इमोशनल स्ट्रेस ट्रीट ना करूं, उसको डाइट और एक्सरसाइज असर ही नहीं करती। जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल, एफएचएम पाकिस्तान के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे फिटनेस के। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फिटनेस कंसल्टेंट हैं। अच्छा, मैंने ट्रेनर सुना था और आज बात करेंगे कंसल्टेंसी क्या होती है फिटनेस के अंदर। उमर बिलाल साहब, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बॉस। सर ये बताइएगा कैसे शुरू किया आपने? हर बंदे की स्टार्ट एक होती है कि यार इस तरफ आने का एक स्टार्ट ब्रेकडाउन मिलता है, वो आपको कैसे मिला था? अच्छा, फिटनेस की इंडस्ट्री में मेरा इस तरह से आना हुआ कि जो लोग मुझे जानते हैं आपके पॉडकास्ट के तवज्जुद से जो देखेंगे उनको मेरा बैकग्राउंड ज़रा सा तो पता है। आई हैव बीन अ स्कॉलरशिप ग्रेड फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी, बीबीए एमबीए मैंने अपना कंप्लीट किया। देन आई स्टार्टेड ऑफ माई एंटरप्रेन्योरल वेंचर। मेरा पहला जो वेंचर था एक डिस्काउंटेड प्लेटफॉर्म मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। किस नाम से था वो? वो सेवियर के नाम से एक डिस्काउंट प्लेटफॉर्म है हमारा। अब हमारे यूजर्स पहचान जाएंगे उसको, जो डिस्काउंट प्लेटफॉर्म जो बड़ा फेमस हुआ था एक ज़माने में, तो आपने वो किसी को दे दिया? हाँ, मैंने फिर एक मल्टीनेशनल ग्रुप को जो यहाँ पे ऑपरेट करती है, मैंने उसको समझें कि जिसको आप कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप की ज़बान में फ्लिप करना, तो मैंने कर दिया था। अब हम साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की जो हमारी जर्नी थी इसमें अब स्टूडेंट भी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। सो अब सिलसिला कुछ इस तरह से हुआ कि इस तरफ हमारा इस तरह से आना हुआ कि जब आई गेव दैट वेंचर, जब मैंने उसको फ्लिप कर दिया तो उसके बाद आई हैड टू गो ऑन टू व्हाट माय पैशन वाज। ठीक है जी। और फिटनेस में आने का मेरा इस तरह से इत्तेफाक हुआ कि एक्सरसाइज तो मैं कर रहा हूँ 16 साल की उम्र से। सो जब 2018 में मैंने अपनी कंपनी को फ्लिप करने के बाद जब उनको मैं इस तरफ आया तो फिर ये हुआ कि मैं अपने एड्स वगैरह कर रहा था, मेरा एक सोशल मीडिया सर्कल भी था। अब मैंने जब उस कंपनी को कंसल्ट किया वहाँ से मैं फ्री हो गया। जब मैं फ्री हो गया तो उसके बाद मैंने अपना फिटनेस के ऊपर प्रॉपरली ध्यान देना शुरू किया। जब मैंने ध्यान देना शुरू किया तो जाहिर सी बात है अब मेरे सिक्स पैक्स भी पॉप आउट हो गए, तो अब हमने अपनी फेसबुक पे फ्लॉन्ट किए, जो एक तरीका होता है, क्योंकि अब जाहिर है मैं कमर्शियल्स भी कर रहा हूँ, एक हमारा भी अपना सर्कल। सो जब मैंने फ्लॉन्ट की वो तस्वीरें ना, तो देन आई रियलाइज्ड कि लोगों ने मुझे इनबॉक्स करना शुरू किया, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल। दिस इज द टर्निंग पॉइंट दैट यू नीड टू। अच्छा, वो कौन लोग थे? अच्छा, वो मेरे मीडिया के दोस्त, वो लोग जो मेरे सर्कल में ऐड थे, जिनके अपने जिम्स भी थे, जो ट्रेनिंग करा भी रहे थे, जो ट्रेनर्स भी थे, और समझे उन्होंने मुझे ये पूछना शुरू कर दिया इनबॉक्स में, यार हमें भी ये बताओ कि तुमने एब्स कैसे बनाए, हमें वो डाइट बताओ। अब चूंकि मैं एक एंटरप्रेन्योरल जहन था, हम मार्केटिंग के स्टूडेंट थे, रिसर्च एंड एनालिटिक्स हमें करनी आती थी, वो जहन उस वक्त वो जो बल्ब जलता है ना थॉमस एडिसन का, वो बल्ब हमारा जल गया। ठीक है, वो बल्ब ये जला कि हमें नज़र आ गया कि अगर इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स जिनके अपने जिम हैं, जो मीडिया में काम कर रहे हैं, जिनके अपने ट्रेनर्स भी हैं, अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने ये कैसे किया, हमें भी बता दो, दैट मीन्स कि हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज का बहुत फुकदान है। जब एक चीज़ मैंने अपनी रिसर्च की बेसिस के ऊपर अपने एक्सपीरियंस से मैंने हासिल कर ली, सो इनके लिए ये चीज़ इतनी मुश्किल क्यों है? दैट वॉज द पॉइंट दैट व्हेन आई रियलाइज कि यार ये मेरा शौक भी है, मेरा पैशन भी है। एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ अ कंपनी इन 2018, लर्न टू बर्न के नाम से, कि मैं लोगों को सिखाऊं कि यार तुमने बर्न कैसे करना है कि तुम्हारी अपनी एक आइडियल फिजिक अचीव करो। वो दिन है, आज का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से लेके अब तक, अब अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान्स फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। अच्छा, कंसल्टेंट वर्ड पहली दफा आया है। हाँ, वैसे फिटनेस ट्रेनर वर्ड तो आता था, ये कंसल्टेंट कैसे कहोगे? देखिए कंसल्टेंट, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखें फिटनेस की ज़बान के, फिटनेस की भी एक डेफिनेशन है, उसके ऊपर हम आते हैं। पहले आप ये समझ लें कि देखें एक कॉमनली यूज्ड लफ्ज़ है जिसको फिटनेस ट्रेनर कहते हैं। ठीक है। ट्रेनर वो इंसान होता है जो आपको ये बताता है कि आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है,
जिम में या विदाउट जिम बॉडी वेट वर्कआउट करना है, मतलब जिम में तुमने मशीनें किस तरह से इस्तेमाल करनी है, जो बंदा तुम्हें ट्रेनिंग कराना जानता है, बताना जानता है, सिखाना जानता है, उससे आप ट्रेनर कहते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब एक इंसान होता है जो कि आपको ये बताएगा कि भाई रोजमर्रा की जिंदगी में तुम ये खा लो, ये पी लो, जिस तरह से हमारी बूढ़ी दादी अम्माएं होती थी ना कि बेटा ये खा लो, सेहत के लिए अच्छा है, ये सेहत के लिए सही नहीं है। तो ये देसी जबान में ये लफ्ज कहलाता है डाइटिशियन का। ठीक है, सही है। जिस तरह से बीकॉम फैंसी होने के बाद बीबीए बन गया ना, तो इसी तरीके से डाइटिशियन जो है फैंसी होने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है। वेस्ट के अंदर होती है रिसर्च बेस्ड जब काम होता है, तो उन्होंने ये स्टडी किया कि भाई फैट लॉस पिल्स होंगी तो उनका इंपैक्ट बॉडी पे क्या होगा, अगर हम सप्लीमेंट्स लेंगे उनका इंपैक्ट क्या होगा। तो रिसर्च बेस्ड जब हमारे पास नॉलेज आई तो उन्होंने वहां पे एक पूरी प्रॉपर डिग्री क्रिएट कर दी जिसका नाम हो गया भाई न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्री। सो यहां पे जो देसी लफ्ज के अंदर जो डाइटिशियन थे वो फैंसी जबान में कहलाने लग गए न्यूट्रिशनिस्ट। तो एक डायमेंशन होता है ट्रेनर का, जो बंदा आपको एक्सरसाइज कराना जानता है, एक डायमेंशन बिल्कुल अलग है जो आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर जिसको कमांड है। सही है। और अब एक बंदा आएगा वो बोलेगा कि भाई मैं फिटनेस ट्रेनर है, अगर उसको डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता, ऑप्टिमम रिजल्ट्स। ठीक है, मैं ऑप्टिमम रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। अब एक अच्छा, वो ऑप्टिमम रिजल्ट कौन से हैं? हाँ, ऑप्टिमम रिजल्ट्स की भाई आप अपनी आइडियली क्या फिजिक अचीव करना चाहते हैं। सही है, जिसमें आपको अपने, तो अब एक इंसान है जो कि सिर्फ ट्रेनिंग कराना जानता है वो ट्रेनर कहलाएगा, जो एक इंसान सिर्फ डाइट एंड न्यूट्रिशन पे कमांड रखता है उसे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं। अब एक इंसान आए जो सिर्फ डाइट जानता है वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता, एक बंदा जो ट्रेनिंग जानता है डाइट नहीं जानता वो भी आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता। अब एक इंसान आए बोले कि यार मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन भी जानता हूं और मैं ट्रेनिंग कराना भी जानता हूं, वो भी आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड द माइंडसेट ऑफ अ क्लाइंट। क्योंकि हर इंसान की साइकोलॉजी मुख्तलिफ है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उसके लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स अलग है। अब अगर मैं एक क्लाइंट को 3 डायमेंशंस पे समझता हूं तो वो बंदा जो तीनों डायमेंशंस पे कमांड रखता है, डाइट एंड न्यूट्रिशन पे, ट्रेनिंग कराना जानता है और क्लाइंट की साइकोलॉजी समझता है, यानी आपकी माइंड साइंसेस, ये बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी अगर आप नहीं समझते तो वो जरूरत ही नहीं है। देखो आप बीबीए एमबीए भी करोगे ना तो आपको साइकोलॉजी का कोर्स आपको पढ़ाई कराई जाएगी, बिकॉज अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी द माइंडसेट ऑफ अ क्लाइंट आप अगले के साथ काम ही नहीं कर सकते। सो जो इंसान तीनों डायमेंशंस की नॉलेज को रखता है, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ अ क्लाइंट, वो कहलाता है कंसल्टेंट। जैसे कि एक होता है इंसान जो आप कहोगे कि भाई रियल स्टेट का लफ्ज आपने सुना होगा, रियल स्टेट बिल्डर। बिल्डर वो बंदा है जो आपको बिल्डिंग बना के देगा, आर्किटेक्ट वो बंदा है जो बिल्डिंग का नक्शा बना के देगा, इंटीरियर डिजाइनर वो बंदा है जो आपको इंटीरियर की डिजाइनिंग करके देगा। एक होता है रियल स्टेट कंसल्टेंट जो आपको बोलता है कि प्रॉपर्टी दिलाने से लेके चाबी देने तक के तमाम मराहिल एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। सो फिटनेस कंसल्टेंट इज अ पर्सन हु इज अ वन विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर फिटनेस क्वेरीज। सो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया पाकिस्तान के अंदर, देन दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे फिटनेस का, एक तो लव फिटनेस की डेफिनेशन भी लोगों को नहीं पता। लोग ट्रेनर हैं तो उनको डाइट की नॉलेज नहीं है, डाइट की नॉलेज है तो ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं है, दोनों चीजें तो साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब मेरे पास इन तीनों चीजों का बैकग्राउंड है। बहुत सारे लोगों को 2 चीजें होती, तीसरी नहीं होती। तीसरी नहीं, मेरे पास माइंड साइंसेस का, साइकोलॉजी का बैकग्राउंड। माइंड साइंसेस क्या चीज होगी सर? माइंड साइंसेस ये है कि आपका भेजा किस तरह से काम करता है, आपकी साइकोलॉजी किस तरह से फंक्शन करती है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग को आप साइकोलॉजी या माइंड साइंसेस कह लेंगे सादा ज़बान। ये इंटरलिंक करेगी फिटनेस के साथ, बिल्कुल। ये आपकी फिटनेस के साथ साथ क्या आपकी जिंदगी के हर शोबे में लिंक करेगी। आप शादीशुदा आदमी, आपको अपनी खातून की साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही तो आप उनके साथ जिंदगी भी नहीं गुजार सकते। इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस इन लाइफ यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ पीपल। ठीक है ना, लोगों का जहन, आपका माइंडसेट, आपकी सोच समझना बहुत जरूरी है। तो इन 3 डायमेंशंस को जो इंसान समझता है वो फिटनेस कंसल्टेंट कहलाएगा। अब इसी से मैं आपको एक डेफिनेशन दे देता हूं कि फिटनेस का क्या मुराद है, क्योंकि लोग फिटनेस की डेफिनेशन को भी कंफ्यूज करते हैं। फिटनेस इज अ सब्जेक्टिव, हैज अ सब्जेक्टिव डेफिनेशन। फिटनेस से मुराद ये है कि एक इंसान अपने 24 घंटे दिन के जिन एक्टिविटीज में गुजार रहा है, अगर वो 24 घंटे की एक्टिविटीज करने के दौरान उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो लेथार्जिक फील नहीं कर रहा, वो सुस्त फील नहीं कर रहा, जो वो 24 घंटे की एक्टिविटीज करता है और उसमें वो ऑप्टिमम हेल्दी फील कर रहा है, वो फिट है अपनी डेफिनेशन के हिसाब से। सही है, आई विल बी फिट अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन, जो मेरा वर्क रूटीन है। अब मिसाल के तौर के ऊपर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसकी फिटनेस की डेफिनेशन वो नहीं होगी जो विराट कोहली की है। अब विराट कोहली अगर बड़ी चौड़ी टांगे लेकर आ जाएगा और फील्ड के ऊपर, तो भाई उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी। फुटबॉल खेलने के लिए आपकी फिटनेस की डेफिनेशन अलग होगी, क्रिकेट खेलने के लिए फिटनेस की डेफिनेशन अलग होगी, स्नूकर खेलने के लिए फिटनेस की डेफिनेशन अलग होगी, पॉडकास्ट करने के लिए आपकी फिटनेस की डेफिनेशन अलग होगी। अब मेरे लिए फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए फिटनेस की डेफिनेशन एज अ फिटनेस कंसल्टेंट ये है, क्योंकि मैंने मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरी फिजिक।
मेरी अपनी फिजिक होगी, मेरे सिक्स पैक्स होंगे तो लोग ये मानेंगे ना कि यार मुझे इस इंसान से कंसल्ट करना है. सो मेरे लिए फिटनेस की डेफिनेशन ये है कि आई हैव टू मेंटेन सिक्स पैक्स ऑल ईयर राउंड, बिकॉज दिस इज माई बॉडी इज माई प्रोडक्ट. ये मेरा ऑफिस है, मैं जहां पे भी खड़ा हो जाता हूं मेरी फिजिक देख के अगला बंदा मेरा क्लाइंट बन जाता है, यार हमें भी बताएं क्या है. सो आई मेंटेन सिक्स पैक्स ऑल अराउंड. ठीक है, मुझे अब फील्ड के ऊपर मैराथन नहीं भागनी. सो शायद अभी मैं अपनी भागने की कैपेसिटी के हिसाब से उतना ऑप्टिमम पे ना हूं जो एक मैराथन रनर या एथलीट रनर होगा. लेकिन सेलिंग के हिसाब से होगा. हाँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे जो 24 घंटे की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपने उस डेफिनेशन पे हेल्दी फील कर रहा हूं. मेरी भाई शादीशुदा जिंदगी है, मेरे बच्चों के साथ मेरी एक्टिविटी है, मैंने अपने रोजमर्रा के ऑफिस में काम करना है, भाई मेरे क्लाइंट्स आने हैं, मुझे क्लाइंट्स के साथ अपना दिमाग चलाना है. अगर मेरी एक्टिविटी मेरे रूटीन के हिसाब से मैं हेल्दी फील कर रहा हूं, सो मेरी डेफिनेशन के हिसाब से मैं फिट हूं. मतलब 24 घंटे बंदे के देखना पहले जरूरी होगा. वो क्या एक्टिविटी करता है. अब जो मीडिया में एक इंसान काम कर रहा है उसकी फिटनेस की डेफिनेशन वो नहीं है जो मेरी है. सही है. अब मीडिया में जो बंदा काम कर रहा है उसको लीन शेप में होना है, क्योंकि कैमरे के ऊपर आप 5 kg ज्यादा आएंगे. ठीक है, जब मैं टीवी कमर्शियल कर रहा हूं तो मैं फिर ये फिजिक नहीं रखता, मैं इससे भी नीचे कट डाउन करके अपने आप को बिल्कुल लीन में करूंगा. क्या बात, समझ रहे हैं. सो फिटनेस डिपेंडिंग ऑन द पर्सन कि उसकी रिक्वायरमेंट और नीड क्या है. इसको कहते हैं सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मींस इट वेरीज फ्रॉम अच्छा, सब्जेक्ट. ऐसा होता नहीं यूजुअली, बस सबको एक ही दफा पढ़ा दिया. हमारे मुल्क में तो पढ़े लिखी बस छोड़ देना, क्योंकि सर अब मैं आपको ये पूछूं, अब ट्रेनर को कहां से पढ़ाएं लिखाएं यार, कौन सी क्लासेस दें उनको, कहां से क्लासेस लेगा वो. सर देखें, स्कूल है ट्रेनर्स का. देखें, अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताऊं. देखें, ये भी जो मैं अब लफ्ज इस्तेमाल करूंगा इसका भी लोगों को नहीं फर्क पता. इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में क्या फर्क है. इंफॉर्मेशन वो है जो आपने किताब से ले ली, ठीक है, आपने इंटरनेट पे पढ़ ली. इंफॉर्मेशन व्हेन कंबाइंड विद एक्सपीरियंस देन इट बिकम्स नॉलेज. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. सही है. विदाउट जस्ट गेटिंग नॉलेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ बुक, फ्रॉम अ टीचर, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू. जब तक आपके साथ उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा वो नॉलेज नहीं बनेगा. अब मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं बीएस न्यूट्रिशन साइंस में, और वो आके मुझे पता है क्या कहते हैं, उमर भाई हमें अपने लिए डाइट प्लान दे दें. मेरे पास न्यूट्रिशनिस्ट आ रही हैं, मेरे पास जिम ओनर्स आते हैं कि उमर भाई हमें आप बता दें ताकि हम अपने जिम के अंदर जो क्लाइंट्स हैं ना उनको गाइड करें. अच्छा आप क्या करती हैं. मेरा अपना जिम है जो मैं जिम चलाती हूँ. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सिटिंग. अब मेरी लीग इसीलिए देखो, मुझे आपने अगर मुझे कोई फिटनेस ट्रेनर कहता है, नॉट टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, अल्लाह गुरूर तकब्बुर से बचाए, लेकिन मुझे अगर कोई फिटनेस ट्रेनर कहता है मैं अपने लिए गाली लेता हूँ. क्योंकि देखिए फिटनेस ट्रेनर्स, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट ये अलग फील्ड है. मैं उस ट्रैक के ऊपर भाग रहा हूं जिस ट्रैक पे मेरे साथ कोई भी नहीं भाग रहा पूरे पाकिस्तान में. मेरा ट्रैक अलग है और मैं उसमें अकेला भाग रहा हूं. बाकी जो ट्रैक है ना, जो आप बॉडी बिल्डर्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो ट्रैक दूसरा है जिसके ऊपर सब भाग रहे हैं. तो मेरे वाले ट्रैक पे तो कोई भाग ही नहीं रहा ना. 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिटनेस कंसल्टेंट का लफ्ज इंट्रोड्यूस किया. तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 45,000 पेड क्लाइंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप भी मैंने लॉन्च कर दी है, विच इज पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल फिटनेस ऐप एंड अ डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म. अभी आपने शायद हाल ही में देखा होगा कि अब मेरी पूरे पाकिस्तान पाक फिट के नाम से कर रहे हैं. पाक फिट के नाम से मैंने अपना फिटनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है. मेरी इंटरनेशनल फर्म के साथ उसमें भी कोलैबोरेशन हो गया है. आपने अगर हाल ही में गौर किया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फिटनेस की तारीख के अंदर आपने ये किसी को मास स्केल के ऊपर बिलबोर्ड्स देखे आपने? कभी भी नहीं देखे. मैंने पाकिस्तान की तारीख के अंदर हम फिटनेस की इंडस्ट्री में वो काम किया जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हो रहा. ठीक है, मैं वो सॉल्यूशंस दे रहा हूं जो पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहे. फिटनेस की तारीख में पाकिस्तान की पहली दफा कोई फिटनेस प्लेटफॉर्म है जिसका बिलबोर्ड लगा हुआ है. आप ये बाकी ब्रांड क्यों ले रहे हैं? एज अ मॉडल ले रहे हैं आपको, एज अ फिटनेस ट्रेनर ले रहे हैं? कौन से ब्रांड? बाकी ब्रांड भी आपको? अब मैं टीवी कमर्शियल्स नहीं करता, एंडोर्स नहीं करता. मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस टाइम के ऊपर 6-7 ईयर्स बैक मैंने ये सारे टीवी कमर्शियल्स कर आखिरी मेरे ख्याल में मैंने 4 साल पहले किया था. उसके बाद से मैं नहीं कर रहा. ये नहीं कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरे मेरिट के ऊपर 35-40 कमर्शियल किए हैं. जो लोग मुझे उस इंडस्ट्री में जानते हैं उनको पता है. ठीक है, मैं एक साल के अंदर 3 दफ़ा थाईलैंड जाके टीवी कमर्शियल्स एंडोर्स करके आया हूँ. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड किया, बिलबोर्ड्स मेरे लगे रहे. लेकिन जितनी खुशी हमें हमारे अपने ब्रांड के बिलबोर्ड की लगा के हुई है वो तो समझें कि और कहीं पे भी ऐसा होता है ना. तो ये वो वाली चीज़ है. तो ये वाले फैक्टर्स हैं. ये जो आप 24 घंटे इतने क्लाइंट, आपको लगता है ना बंदे की पूरी 24 घंटे की जिंदगी आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो इतने सारे क्लाइंट हैं, मैनेज कर लेते हैं इजीली क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं. यार मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरा डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और आपको क्या लग रहा है मैं अकेला हूँ? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 45 प्लस मैनेजर्स की, कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स की टीम हो गई है. क्योंकि मेरे पास एक महीने के अंदर 50 से 60 हज़ार तो लोग सिर्फ रब्ता करते हैं. और वो चीज़ मैंने अपनी टीम, अब मैं स्केल कर रहा हूँ, अपनी टीम भी बढ़ा रहा हूँ. क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई हमारे पास इतने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, 50% से ज़्यादा खवातीन जो हैं वो पीसीओएस और थायराइड का शिकार है. और पीसीओएस थायराइड होता किस वजह से? जब आपकी डाइट खराब होती है. डाइटरी प्रिंसिपल जब आपके खराब हो जाएंगे तो सारी बीमारियों का ताल्लुक आपकी ग़िज़ा से है. जब तक आपकी ग़िज़ा ठीक नहीं होगी आपकी बीमारियां ठीक नहीं होंगी. सही है. स्ट्रेस और फिर ये सारे फैक्टर्स, ये सारे. और पीसीओएस के होते हुए आपका वेट लूज नहीं होता.
पाकिस्तान के अंदर अभी रिसर्च आई है 50% से ज्यादा खवातीन पीसीओएस और थायराइड से गुजर रही हैं। और पीसीओएस और थायराइड हो उनको इस वजह से रहा उनकी डाइट ठीक नहीं है। 12.5 करोड़ अगर पाकिस्तान की औरतें ना, तो 6 करोड़ तो सिर्फ औरतें आपकी पीसीओएस और थायराइड से गुजर रही हैं। अच्छा, कैसे वैसे ठीक कर सकते हैं? डाइट कैसे बेहतर जब करें? आपकी डाइट ठीक होगी। अब डाइट की जब आप बात करेंगे तो ये मिसकंसेप्शन मैं आपके पर्सपेक्टिव से क्लियर कर दूं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई डाइट करना जो है कोई हमें फाका करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, हमें फास्टिंग करनी पड़ेगी। देखिए, डाइट सिंपली मींस व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। फिटनेस की जबान में डाइट वो कहलाती है हेल्दी ईटिंग अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स। अब डाइट प्लान क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप दुनिया में कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें क्या चीज होती है? देखें, कोई भी खाना आप खाएंगे फैसल भाई, तो उसमें क्या चीज होगी? या तो रोटी से खाएंगे या चावल से खाएंगे, ठीक है, या उसके अंदर गोश्त होगा, मीट किसी भी जानवर का हो सकता है, चिकन हो, फिश हो, बीफ हो, मीट होगा, वेजिटेबल्स होंगी या दालें होंगी, ठीक है, रोटी या चावल के साथ खाएंगे। उस खाने के अंदर थोड़े बहुत मसाले होंगे हस्बे जायका, हस्बे जरूरत, तेल या घी में वो खाना पकेगा, डेयरी प्रोडक्ट दही के तौर पे यूज होंगे। दुनिया के तमाम खाने इन्हीं चीजों से बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। हर इंसान की डाइट में ये सारी चीजें शामिल होती हैं। असल चीज जो होती है वो होती है आपकी करंट हाइट, वेट, एज, आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से क्वांटिटी ऑफ फूड। क्योंकि देखिए, अगर एक 100 किलो की खातून है, उन्होंने 55 केजी पे आना है, तो 100 केजी पे उनकी बॉडी को जितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है, 90 के ऊपर उतना प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं है, 55 पे उतना प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो आपकी करंट स्टेट के हिसाब से आपको कौन सी चीज किस क्वांटिटी में खानी है। तो जो क्वांटिटी मैं अपने क्लाइंट को बताता हूं उसको जहन में रखते हुए बिरयानी बनाए, कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, घर का खाए, बाहर का खाए, कबाब खाए, जो खाना है खा सकते हैं। मैं पिछले 8 साल से ऑल ईयर राउंड अपने 6 पैक्स मेंटेन करता हूं। जब 10% आपका बॉडी फैट होता है ना, तो नेकेड आई से आपको ऐसी हेल्दी ईटिंग तो नहीं करते होंगे ना जिससे आपके ये 6 पैक खराब हो? भाईजान, मैं यही तो आपको बता रहा हूं, जब आपके पास नॉलेज होती है ना, तो नॉलेज इज पावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है और आपको कराची से हैदराबाद जाना है, आपके पास गाड़ी भी अच्छी हो, टायर भी अच्छे हो, ड्राइवर भी हो, पेट्रोल भी डला हो, रास्ता ना पता हो तो नहीं, और आपको ये भी आपका दोस्त बता दिया कराची से हैदराबाद मोटरवे बन गई है, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता हो, पूरी जिंदगी गाड़ी चलाते रहे, आप हैदराबाद नहीं पहुंचेंगे। तो 95% लोग जो जिम आते हैं, बल्कि 95 क्या 99.99% लोग वो जिम आके एफर्ट करते हैं, गलत डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं और बोलते हैं मैं रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर बोलते हैं यार जिम जाने से कुछ नहीं होता। जिम पूरी जिंदगी भी आप चले जाए, जिम जाने से रिजल्ट नहीं मिलते अगर आपके पास सही डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन देना एक कंसल्टेंट का काम है। तो मेरा काम बहुत आसान है कि मैं डायरेक्शन देता हूं, उसके बाद मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो इतना केपेबल है कि वो आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करता है। क्लाइंट अगर 1-to-1 मुझसे सवाल जवाब करना चाहता है तो मुझे करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बंदा बहुत बंदों की ताकत रखता हूं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम भी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग। अच्छा, एक तासुर ये भी आपकी तरफ से आता है कि जी मैं बगैर आप जिम आए, वर्कआउट किए, आप अपना वेट मेंटेन कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अब मैं ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है फिटनेस की साइंस की जबान में कहलाता है नीट, NEAT, जिसको आप कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? बाथरूम आना जाना, अपना बैठ के आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप स्टैंडिंग पोजीशन में 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, अपने ऑफिस से आना जाना कर रहे हैं, घर के अंदर बीवी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, खवातीन घर के काम कर रही हैं, अगर कोई घर की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, हाउस होल्ड चोर्स हैं वो कर रही हैं, ठीक है। तो हर वो एक्टिविटी जो अलग से आप एक्सरसाइज या जिम के लिए नहीं निकाल रहे, जो रोजमर्रा के आपके 24 घंटे के काम है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज, यानी अलग से एक्सरसाइज नहीं, अलग से मैं जिम नहीं जा रहा, अलग से मैं वॉक करने जॉगिंग करने नहीं जा रहा, तो 24 घंटे के दिन के अंदर मैं 1 घंटा जिम जा रहा हूं ना, 23 घंटे भी तो मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं। तो वो एक्टिविटीज कहलाती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। थर्मोजेनेसिस से मुराद ये है कि आपकी बॉडी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज करके भी आपकी कैलोरीज बर्न कर रही है। अब अगर आपकी डाइट पीछे ठीक होगी, मैक्रोज आपके ठीक होंगे, तो आप बगैर एक्सरसाइज किए फैट लॉस कर सकते हैं। फैट लॉस आपका हो रहा है या मसल बर्न हो रहा है या आपके कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ये चीज डिपेंड करेगी आपकी करंट डाइट क्या है। अगर मैं आपके ईटिंग पैटर्न्स ठीक कर दूं तो बगैर जिम जाए, बगैर एक्सरसाइज किए आप अपने रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। एंड सर, दिस इज व्हाट माय 95% ऑफ द क्लाइंटेल इज डूइंग, दे डोंट गो टू द जिम। मेरी खवातीन बहनें पाकिस्तान के हालात में, जहां पे ये खवातीन जिम से जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मेरा निजाम, मेरा तरीकेकार क्या है? देखो, मैं खवातीन से पर्दा करता हूं, मैं एक डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रहा हूं, सही है। तो जिम में फिर अब सुने, तो आप जिम में एक्सरसाइज कैसे कराएंगे? अब मैं जिम में खवातीन को ट्रेन नहीं करता, मैं उनको डाइटरी पैटर्न्स उनके ठीक करता हूं थ्रू माय वीडियोस। अगर वो जिम जाना चाहे तो जिम जाके वो क्या एक्सरसाइज करेंगी, थ्रू माय वीडियोस वो देखती हैं। और उनको जो मैं डाइट बताता हूं, मैं उनको कहता हूं अगर एक्सरसाइज का टाइम निकाल सके तो करें, अदरवाइज 5 वक्त की नमाज पढ़ें, और जो मैं डाइटरी प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगा वो सुन्नत के करीब होंगे, उनको आप फॉलो करें, आपको जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह 95% क्लाइंटेल मेरा 20 to 25 kg सर व्हील चेयर बाउंड क्लाइंट्स है मेरे। ये डिजिटली करते हैं आप या फोन के कॉल के थ्रू करते हैं? सर मेरा व्हाट्सएप के थ्रू और मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैंने ऐप
ऐप अपनी क्यों बनाई है, विच इज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस ऐप एंड अ डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म। मैं उनके साथ मेरी टीम व्हाट्सएप के थ्रू उनको अच्छा उमर, दो तरह की खवातीन होंगी ना, एक खवातीन वो होंगी जो घर से करना चाह रही है, ठीक है, एक जिम आके कंफर्टेबल है करना चाहती है। देखें अगर वो जिम जाके कंफर्टेबल हैं, सबसे पहले अगर वो जिम जाके करना चाह रही हैं तो मैं अपना एक मुसलमान एक भाई की हैसियत से उनको सबसे पहले ये चीज़ एडवाइस करता हूं कि मेरी बहन अगर आप जिम जा रही हैं तो आपने फीमेल जिम के साथ फीमेल ट्रेनर लेना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने जिम जाके एक्सरसाइजेज वो करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी एक्सरसाइजेज फॉलो करनी है, ट्रेनर को बोलना है कि वो एक्सरसाइजेज करवाएं जो मैंने बताई हैं, और डाइट वो फॉलो करनी जो मैं बता रहा हूं। ट्रेनर को सिर्फ एज अ हेल्प लें, और जिस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूं उनको ट्रेनर की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है, वहां जाके बस नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि देखें हम लोग बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हम लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है मौत। अल्लाह के नबी की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस दुनिया में तुम्हारी जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे तुम समंदर में उंगली को डालो और बाहर निकालो, जितना पानी इस उंगली पे लगा हुआ है ना, ये तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है। इस दुनिया की जिंदगी के पीछे आप अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें, ये असल ऑब्जेक्टिव है। तो मैं जब इसके पीछे अपने आप को इसको फोकस करके चल रहा हूँ और उसको मैंने भुला दिया होगा तो मुझे बहुत मुश्किल लगेगा। सर हम रमजान में रोजे रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। हम पूरा दिन रोज फास्टिंग करते हैं, किस बेसिस के ऊपर? हमें पता होता है ना इफ्तार होने वाली है। तो मुसलमान की जो ये जिंदगी है, जो आपको 60-65 साल जिंदगी अल्लाह ने इस दुनिया में दी है, आप 100 साल जिंदा रह जाएंगे भाई, 150 साल जिंदा रह जाएंगे, आपकी डाइट फिटनेस अच्छी होगी तो 150 साल जिंदा रहने के बाद आपने मर के जाना है ना, ठीक है, मर के जाना है। तो असल जिंदगी आपकी वो है। अगर आपको वो चीज़ आपके जहन में है तो फिर यहाँ की कुर्बानी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। दुनिया में इंसान फास्टिंग की कैफियत में रोज़ा अपना वो इफ्तार आखिरत में करेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका हो तो फिर आप खवातीन के साथ भी एक रिलीजियस प्रिंसिपल्स, आई ट्राई टू एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ एंड दिस इज व्हाट इज being motivating me since last 8 years with my platform के with my platform I am adding value to people's life। मेरे पास डाइवोर्स केसेस आ रहे होते हैं यार, खवातीन के मोटापे। अच्छा डिवोर्स भी इस वजह से बढ़ रहे हैं, हेल्थ ये मतलब खवातीन के मोटापा या मर्द के मोटापे की वजह से? सर आप मुझे एक बात बताएं, आपकी शादी हुई जब आपकी खातून का वेट था 50-55 केजीज, एक बच्चे के बाद नेचुरली आपका प्रेगनेंसी के बाद आपका बच्चा वेट खातून का 15-20 केजीज बढ़ जाता है, बढ़ गया, ठीक है। बैक टू बैक अगर 2 प्रेगनेंसीज हो गई तो वो 90 केजी पे पहुंचेगी जो 55 केजी की खातून होगी। तो बेचारी खवातीन बहनों के पास नॉलेज ही नहीं है। जब वो एक बच्चे के बाद 70, 75, 80 पे पहुंचती हैं, 2 बच्चों के बाद वो 90 पे पहुंचती है ना, और उनके पास नॉलेज नहीं होती तो फिर उनका वजन बढ़ने लगता है। मुझे आप बताएं कि अगर जिस आदमी ने उनसे 55 केजी पे शादी की है, अगर वो 90 केजी की होती शादी पे तो वो हजरत उनसे शादी करते? कभी भी नहीं करते, ठीक है, कभी भी नहीं करते। 90 केजी की खातून से कोई शादी नहीं करना पसंद करता। अच्छा ये सेम गोज़ टू मर्द भी होता है? बिल्कुल ऐसे मतलब अगर मर्द शादी के बाद पेट निकाल लेता है बाहर, बड़ा गंजा हो जाता है, तो मर्द के लिए भी ये फैक्टर्स होंगे, लेकिन मर्द के लिए उतने अग्रेसिव नहीं होते जितना औरत के लिए ये वाले अग्रेसिव। मर्द खूबसूरती ढूंढ रहा होता है। सर वेट बढ़ने की वजह से यंग खवातीन के रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो फिर स्ट्रेस में जाती हैं, ठीक है। जब स्ट्रेस में जाती हैं तो उसके बाद स्ट्रेस और डिप्रेशन के अंदर आप अच्छे से अच्छी डाइट ले लें, आपको उसको असर नहीं होता। अच्छा है ये कड़वे सच जो आप बता रहे हैं, ये है कड़वे सच। मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी में, मुझे अपनी पर्सनल जिंदगी के अंदर, मुझे अपनी जिंदगी के हर शोबे के अंदर, मुझे अपने प्रोफेशनल जिंदगी के अंदर, मुझे जिंदगी के हर मामलात के अंदर सक्सेस चाहिए ना, मुझे अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए। सो एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा मैन्युफैक्चरर कौन है? अल्लाह पाक। अब मुझे ये कौन बताएगा? अब मुझे अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए। मैं टोयोटा से पूछ रहा था ना गाड़ी के लिए, तो मुझे अपनी जिंदगी में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं किससे पूछूंगा? मैं अल्लाह पाक से पूछूंगा। अल्लाह पाक ने मुझे मैसेज कैसे दिया? क्या? नबी की तालीमात के थ्रू, कुरान पाक के जरिए, और कुरान पाक की तालीमात हम तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाई। अब हम अपने प्रिंसिपल्स को अल्लाह की तालीमात के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के करीब करेंगे और उस तालीमात तो में हमें अपनी जिंदगी में भी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, उसमें तालीमात में फिटनेस जरूरी है, दोनों के लिए, मर्द के लिए भी औरत के लिए। सर देखिए फिटनेस एक उसका पार्ट है, लेकिन उसके अंदर भी स्ट्रेस फैक्टर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है। उन चीजों को समझना पड़ता है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ, आपको बहुत सारे फैक्टर्स है ना। अच्छा उमर, स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन का भी ये इंटरलिंक करता है आपकी? स्ट्रेस को समझने क्योंकि हमारे पास अच्छा मौका है तो मैं आपके तवज्जुह से एक लार्ज ऑडियंस को स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझा दूं। स्ट्रेस के 3 डायमेंशंस हैं, 3 स्टेजेस हैं, सही है। स्ट्रेस इज समथिंग, एनीथिंग विच इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ इट्स नॉर्मल। कोई भी चीज़ अगर अपने नॉर्मल के ऊपर नहीं है तो वो स्ट्रेस की कैफियत में कहलाएगी। मिसाल के तौर पर ये कार्ड है, ये अभी अपनी रिलैक्स पोजीशन के अंदर है, मैंने इसमें स्ट्रेस पैदा किया, मैं इसको उसकी नॉर्मल पोजीशन से हटा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी टी शर्ट मैं पहना हूँ जर्सी, ये रिलैक्स पोजीशन में, अब मैं इसमें स्ट्रेस पैदा कर रहा हूँ, ठीक है। एनीथिंग विच इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ इट्स नॉर्मल, जिस तरह से उसको डिजाइन किया गया, अगर वो उस कैफियत में नहीं है तो वो स्ट्रेस की कैफियत में कहलाएगी। स्ट्रेस की 3 डायमेंशन है। पहली स्टेज उसकी कहलाती है केमिकल स्ट्रेस,
केमिकल स्ट्रेस से मुराद ये है, उसका ताल्लुक है आपकी डाइट से। जब आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आप साइंटिफिकली कहलाएंगे कि आप केमिकल स्ट्रेस का शिकार हैं, ठीक है। यानी अब आप अनहेल्दी डाइट खा रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ने आपका सिस्टम डिजाइन नहीं किया, तो आप कहलाओगे कि आपकी डाइट, आप केमिकल स्ट्रेस का शिकार हो, क्योंकि अंदर डाइट, आपकी ग़िज़ा जाने के बाद अंदर का केमिकल्स का निज़ाम है वो धर्म भरम हो गया। अब आप क्या कहलाओगे? खराब डाइट होने की वजह से जिसकी खराब डाइट है वो कहलाएगा केमिकल स्ट्रेस का शिकार। केमिकल स्ट्रेस आपको लीड करता है दूसरे स्टेज की तरफ, जिसको आप कहते हैं फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब अब आपकी डाइट खराब थी, आपका वजन बढ़ना शुरू हो गया, यंग एज में बाल सफेद होना शुरू हो गए, आप लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेस का जो पावर हाउस है वो आपका ब्रेन है। डाइट खराब हुई, आपके जिस्म पे चर्बी चढ़ना शुरू हुई, आपके हर ऑर्गन की परफॉर्मेंस स्लो हुई, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी बॉडी को ब्रेन रेगुलेट करता है। तो जब आप वजन आपका बढ़ रहा है तो मोटे लोगों को आपने देखा लेथार्जिक हो जाते हैं, उनका दिमाग उनके ऑप्टिमम पे काम नहीं कर रहा। तो डाइट ने आपको लीड किया किधर? केमिकल स्ट्रेस ने फिजिकल स्ट्रेस की तरफ। फिजिकल स्ट्रेस का जब आप शिकार हैं, दैट मीन्स आपका ब्रेन आपके 100% पे काम नहीं कर रहा, 60-70 पे होगा, 100 पे नहीं काम कर रहा। अब जब आपका ब्रेन 60-70% पे काम कर रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि उस ब्रेन का काम है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करना। तो इम्यून सिस्टम आपका वो भी 100% पे काम नहीं कर रहा। अगर ब्रेन 60 पे काम कर रहा है तो इम्यून सिस्टम भी 60-70 पे होगा। अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का एंटीवायरस है। जिस तरह से आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में एंटीवायरस होता है ना, जो वायरस को डिटेक्ट करता है, ट्रीट करता है, डिलीट करता है, इसी तरीके से अल्लाह पाक ने ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एंटीवायरस मैकेनिज्म रखा हुआ है जिसको आप इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसका काम है कि बीमारियों को आइडेंटिफाई करे, ट्रीट करे, डिलीट करे। अब अगर मैं डाइट खराब होने की वजह से फिजिकल स्ट्रेस का शिकार हूं, मेरा ब्रेन 60-70 पे काम कर रहा है, दैट मीन मेरा एंटीवायरस भी अप टू डेट नहीं है, 60-70 पे काम कर रहा है। सो अब मुझे बीमारियां लगना शुरू होंगी, सही है। अब एक इंसान फिजिकल स्ट्रेस का शिकार था, खातून ने खा खा के वजन बढ़ा लिया, क्योंकि हवा खा खा के कोई वजन नहीं बढ़ाता। फिजिकल स्ट्रेस से निकल के तीसरे स्टेज पे जा रही हैं जो सबसे क्रूशल है। तीसरा स्टेज स्ट्रेस का कहलाता है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस, हर वो स्ट्रेस जिससे आपका दिल दुखता है, वो इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत है। अब जरूरी नहीं है कि आप डाइट खराब हो तो फिजिकल स्ट्रेस हो तो उसके बाद आप इमोशनल पे जाएं। कुछ लोग डायरेक्ट इमोशनल पे भी जा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं अपने वालिद साहब से बहुत क्लोज हूं, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो जाए तो मैं डायरेक्ट इमोशनल स्ट्रेस पे जाऊंगा। मुझे पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट तीसरे पे जाऊंगा। ठीक हो गया। सो अब कोई भी इंसान अगर इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में, तो साइंस पता है क्या कह रही है सर? इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत के अंदर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। नाउ इन अ स्टेट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, जब आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन हो गया, नाउ जो मीठा खाने वाला शौकीन आदमी था ना, अब उसको डायबिटीज होगी। जो सिगरेट पीने वाला था उसको लंग कैंसर होगा। जो खवातीन इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में है उनको पीसीओएस और उनको थायराइड डायग्नोज हो जाएगा, क्योंकि डाइट खराब थी, फिजिकल स्ट्रेस का शिकार थी, लेकिन सिस्टम कुछ ना कुछ 60-70% पे काम कर रहा था। लेकिन इमोशनल स्ट्रेस की जब कैफियत में वो आ गई, हर वो कैफियत, वापस से मैं बता रहा हूं, हर वो कैफियत जिससे आपका दिल दुखा हुआ होता है वो इमोशनल स्ट्रेस कहलाता है। अब मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस है घर में, मैं अपने घर वालों की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, महंगाई हो गई, बिजली का बिल इतना आ गया, 50,000 रुपये बिजली का बिल आ गया, मेरी तनख्वाह थी 25,000, अब मुझे कर्जा लेना पड़ रहा है, बच्चों को मैंने स्कूल से निकाल लिया। तो आदमी डाइट उसकी ठीक हो, फिजिकल स्ट्रेस उसका नहीं हो, लेकिन वो डायरेक्ट इमोशनल पे जाएगा। जब वो इमोशनल स्ट्रेस में जाएगा तो इम्यून सिस्टम उसका काम करना बंद कर देगा। जब इम्यून सिस्टम उसका काम करना बंद करेगा तो क्या होगा? अब उसको बीमारियां लगना शुरू होंगी। सो अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं और आप गंद भी खा रहे हैं, जंग भी खा रहे हैं, आपको बीमारी नहीं लगेगी, आपको डायबिटीज नहीं होगी। आप इमोशनल स्ट्रेस को जहां पर आ जाते हैं वहां आप स्टार्ट होते हैं, तो किस तरह स्टार्ट करते हैं? रीस्टार्ट है ना वो तो। सर अब इमोशनल स्ट्रेस के ऊपर क्लाइंट को कंसल्ट किया जाता है। यही तो मैंने आपको बात की थी कि कंसल्टेंट वो बंदा है जो क्लाइंट की साइकोलॉजी समझ रहा है। अब एक ट्रेनर है, उसने डाइट अच्छे से अच्छी दे दी, उसने एक्सरसाइज अच्छे से अच्छी दे दी, लेकिन क्लाइंट इमोशनल स्ट्रेस से जब तक गुजर रहा है उसका इम्यून सिस्टम शट डाउन पड़ा हुआ है, डाइट और एक्सरसाइज तो असर ही नहीं करेगी। 95% क्लाइंट जो मेरे पास आता है वो इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। सो जब तक मैं उसका इमोशनल स्ट्रेस ट्रीट ना करूं, उसको डाइट और एक्सरसाइज असर ही नहीं करती। और मैं इमोशनल स्ट्रेस पे जैसे ही उसको ट्रीट कर लेता हूं तो उसको डाइट और एक्सरसाइज ना भी वो पूरी 100% फॉलो करे, उसे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, वो कैसे करते हैं आप? सर उसके लिए पैसे लगते हैं, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए इमोशनल स्ट्रेस के ऊपर बात करने के लिए आप डिटेल में अलग से एक पॉडकास्ट करें। इमोशनल स्ट्रेस इज अ डिटेल टॉपिक, ठीक है, आपके तवज्जुह से मैं फ्री कर दूंगा, ठीक है, इतनी बड़ी बात। अच्छा, इमोशनल स्ट्रेस के ऊपर मैं डिटेल फॉर में बात एग्जांपल, हम एक करूंगा। इमोशनल स्ट्रेस बंदा आपको दें और आपसे उस पर एक वीडियो करवाएं, सर 10 मिनट के अंदर
वो रीस्टार्ट होगा सर रीस्टार्ट होगा, प्लस जो सबसे देखिए मैं हूं सोल्यूशन ओरिएंटेड, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो बंद हुआ देखो हुआ है। मैं इस वक्त, ये मेरा आपका पहला पॉडकास्ट है ना, तो इस वक्त मैं आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से अपनी ऑडियंस को ये बता रहा हूं कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कितनी कैपेबिलिटी है। अब मैं अगर एक टॉपिक पे चले जाऊंगा, स्ट्रेस को, केमिकल स्ट्रेस को खोलूं, तो मैं आपको पूरी डाइट सिखा सकता हूं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मैक्रोज, माइक्रो सब सिखा सकता हूं। मैं जब आपके साथ फिजिकल स्ट्रेस पे बात करूंगा तो मैं माइंड साइंसेस, साइकोलॉजी, ये वाली सारी चीजें सिखा सकता हूं। जब मैं इमोशनल स्ट्रेस पे बात करूंगा तो मैं आपको इमोशनली स्ट्रांग कैसे होना है, इमोशनली केपेबल कैसे होना है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है। और जब मैं माइंड साइंसेस, माइंड साइकोलॉजी की बात करूंगा तो हमारे कौम के अंदर जो नफरत, बोझ, कीना, हसद, जलन, हसद है ना, इसको कैसे काउंटर करना है वो करना है। और ये मैं खाली नंबर्स की बात नहीं कर रहा, देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अचीवमेंट है जिंदगी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। तो सर मैं बहुत बड़े तुर्रम खान चीज नहीं हूं, लेकिन अपनी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो जो मेरे पास नॉलेज है उसकी बेसिस पे ही आपने मुझे और ये बुलाया जो ना। नॉलेज आपने ली है, ठीक है, हाँ। ये नॉलेज बाकी ट्रेनर का भी हक बनता है कि वो कंसल्टेंट बने। सर देखें, ये कैसे आप सर लेते हैं? इसकी देखें, एकेडमी नहीं है। सर देखें 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 देखें, ये इसके अंदर जो, अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं सबसे बड़ा किरदार इसके अंदर अपनी वालदा को दूंगा। मेरी वालदा माशाल्लाह आलिमा है, उन्होंने 18 साल की उम्र के अंदर वो फॉर्मल आलिमा बन गई, ठीक है। हमने अपने शौक की बेसिस के ऊपर, तो मेरी तरबियत माइंड साइंसेस प्रोफेशनल है मेरी वालदा, उनकी तवज्जुह से मेरी डायरेक्ट ट्रेनिंग मेरी वालदा के तवज्जुह से रही है। माइंड साइंसेस, साइकोलॉजी मेरी अपने स्टडीज़ भी रही, मेरे अपने कोर्सेज भी थे, मेरी अपनी पढ़ाई भी उसमें रही। लेकिन जो मेरी मोस्ट ऑफ द, अगर मेरी शख्सियत आपको नज़र आ रही है, इसका सारा किरदार मेरी वालदा का है। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे हाँ, एक औरत का हाथ होता है, मेरे पीछे मेरी वालदा का हाथ। क्या और बात उस सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी वालदा ने मेरा नाम रख दिया ना, उस नाम का आपकी शख्सियत पे बहुत असर होता है। नामों का इम्पैक्ट इतना क्यों आता है? किसी का नाम दाऊद होता है लड़के का, जरा वो खतरनाक सर होता है, गुस्से वाला होता है। इसके ऊपर अगर आपके पास अगर टाइम है तो मैं आपको थोड़ा सा माइंड साइंस, साइकोलॉजी का थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूं। और अगर आपके पास टाइम है सर, एक चीज होती है ब्रेन और एक चीज होती है माइंड, ये दो इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। ब्रेन इज द हार्डवेयर, माइंड इज द सॉफ्टवेयर। आईफोन इज द हार्डवेयर, जिस तरह से उसका सॉफ्टवेयर है iOS, ठीक है। सैमसंग एक हार्डवेयर है मोबाइल, उस किस पे चलता है? एंड्रॉइड पे। सो सैमसंग हार्डवेयर है, चलता किसके ऊपर है? सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसको आप कहते हैं iOS या एंड्रॉइड। इसी तरीके से ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, ये ब्रेन चलता है जिस सॉफ्टवेयर पे, उस सॉफ्टवेयर का नाम माइंड है, ठीक है। दो किस्म के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड कहलाता है, और एक कहलाता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है एनीथिंग दैट यू डू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। जिंदगी में कोई भी काम आप पहली दफा जिंदगी में कर रहे हैं तो वो कॉन्शियस माइंड से प्रोसेस होता है। मिसाल के तौर पे आपने जब जिंदगी में पहली दफा गाड़ी चलाना सीखी तो आप गियर देख के लगाते थे, ब्रेक देख के लगाते थे। जब ब्रेक लगाना होता था तो आपका सर विंड स्क्रीन से हटके आपका ब्रेक के ऊपर जाता था, जब गियर लगाना होता तो गियर पे जाता था। कॉन्शियस हो गए, कॉन्शियसली मतलब आपकी अवेयरनेस 100% पर है। एनीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय योर कॉन्शियस माइंड, ठीक है। सही हो गया। जब मैंने पहली दफा टाइपिंग करना सीखी तो मैं देख रहा हूं ओ किधर है, एम किधर है, ए किधर है, आर किधर है। अब एनीथिंग दैट यू डू रिपीटेडली, किया 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 किया, एक चीज आपने बार बार की तो वो आपके कॉन्शियस से निकल के किधर चली गई? सबकॉन्शियस में एक फाइल सेव हो गई, ठीक है। अब वो फाइल वैसी चलेगी। अब वो फाइल जब चलेगी तो जब आप गाड़ी चला के आते हैं तो आप ये सोचते नहीं है कि कब ब्रेक लगा रहे हैं, सब कुछ खुद हो रहा होता है, खुद ब खुद हो रहा होता है। तो सबकॉन्शियस वो वाला मोड है जहां पे आप ऑटो पायलट के ऊपर हैं, ठीक है। आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं है, लेकिन वो काम आप कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे का 0 to 7 कहलाता है, उसमें उसका ब्रेन, एक बच्चे का, अगर ये मेरा ब्रेन है, नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। ये एक ब्रेन है 0 to 7 बच्चे का, तो 0 to 7 में 95% कॉन्शियस होता है एक बंदे का, 95% कॉन्शियस होता है और 5% सबकॉन्शियस होता है एक बच्चे का। क्यों? क्योंकि बच्चा दुनिया में पहली दफा है, हर चीज जो वो जिंदगी में अपनी देख रहा है वो पहली दफा देख रहा है, पहली दफा परसीव कर रहा है। दो लोगों को लड़ते हुए देख रहा है तो उसकी वही फाइल बन रही है। वो लोगों से, अब वही बच्चा आप अमेरिका भेज दो तो अंग्रेजी में बात करेगा, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तानी उर्दू में बात जैसी फाइलें सेव हो रही हैं, जो वो देख रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो है। साइंस इसको कहती है 0 to 7 में 95% उसका कॉन्शियस काम कर रहा है, 5% ऑटो पायलट है। और साइंस इसको ये भी कहती है द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड इज लाइक अ स्पंज। स्पंज क्या है? जो उसको माहौल दोगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक हो गया। ये 0 to 7 का एक बच्चे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाय द टाइम ही इज 35, सो 5% कॉन्शियस रह जाता है, 95% सबकॉन्शियस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, फाइलें सेव रेसिप्रोकेट हो रहा है, यानी 15 साल की उम्र में 50-50 होगा। और बाय द टाइम वो 35 है, साइंस क्या कह रही है कि 95% उसका सबकॉन्शियस है। यानी अगर मैं 35 साल का हो चुका हूं तो दिन भर में 35 साल का आदमी जो 95% अपने काम कर रहा है वो क्या से कर रहा है?
वो अपने ऑटो पायलट से कर रहा है, वो सोच नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है, नई चीज नहीं कर रहा, वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। ठीक हो गया? ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस समझ में आया? पर्सनैलिटी क्या होती है? जैसे बोलता है, जैसे सोचता है, जैसे घूमता है, जैसे दिखता है, सब कुछ उसमें सही है। पर्सनैलिटी इन शॉर्ट, हाउ वुड आई रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन, व्हाट आर माई थिंकिंग पैटर्न्स, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं नेगेटिव सोचता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं पेसिमिस्टिक हूँ, मैं जो हूँ आउटस्पोकन हूँ, मैं जो हूँ इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ। मेरी सोचने समझने की जो सलाहियत है, ये मेरी पर्सनैलिटी है। हाउ वुड आई रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन, सेट ऑफ बिहेवियर्स, एक्शंस। ठीक है, ये पर्सनैलिटी है। 95% आपकी शख्सियत में आपके एनवायरनमेंट का रोल है। सही है? अब मिसाल के तौर के ऊपर मेरी पर्सनैलिटी बन रही है मेरे एनवायरनमेंट से, मेरी शख्सियत मेरे एनवायरनमेंट से बनती है। अब सर मैं 0 to 7 में मेरा एनवायरनमेंट एक बच्चे का क्या होता है? मेरे एनवायरनमेंट में कौन कौन होता है? मेरे पेरेंट्स होते हैं, मेरे सिबलिंग्स होते हैं, मेरे रिश्तेदार होते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूं तो वो लोग हैं, करीब करीब के लोग हैं ना। ठीक है, ठीक है। मैं अपने 24 घंटे जिन लोगों में गुजारता हूं वो मेरा एनवायरनमेंट कहलाएगा। ठीक है। 0 to 7 एक बच्चे का एनवायरनमेंट है। मैं अगर आपसे पूछूं, मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, इन जनरल मुझे आप बताओ 75 साल से पाकिस्तान बन गया, इन जनरल हमारे एनवायरनमेंट से सर हमें पॉजिटिव सुनने को मिलता है या नेगेटिव? नेगेटिव ज्यादा मिलता है। नेगेटिव मिलता है ना। बिल्कुल ठीक है। अब एक इंसान जिसको 0 to 7 में अपने एनवायरनमेंट से हर सेगमेंट में नेगेटिव सुनने को मिला है, तो उसके कॉन्शियस माइंड से हर चीज की क्या फाइलें बनी है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये मैं मैसेज देना चाहूंगा, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम हलाक हुई हुई है। सर हम हलाक इस वजह से क्योंकि मैं कंपटीशन करता हूं दूसरे से। मैं ये देख रहा होता हूं कि मैं यहां हूं, ये बंदा यहां है। मैं कंपटीशन दूसरे से मेरे अंदर जलन और हसद पैदा करता है। मुझे कंपटीशन नहीं करना। मेरा कंपटीशन पता है कौन है? उमर बिलाल का कंपटीशन कौन है? मेरा कंपटीशन है मंडे, जो कल गुजर गया। आज ट्यूसडे है। मेरा कंपटीशन मंडे है कि मैं मंडे को इतना बेहतर था, क्या आज मैं मंडे से इतना बेहतर हुआ हूं या नहीं? एक्सीलेंट, क्या बात है। मेरा ये कंपटीशन, अगर मैं अपने कल सर अगर मैं अपने कल से आज बेहतर हूं, दैट मींस आई एम प्रोग्रेसिंग। अगर मैं मंडे के मुकाबले में आज गिर गया हूं, ये मेरा अनसक्सेस है। उमर बड़ा मजा आया आपसे पॉडकास्ट करके। जज़ाकल्लाह। मेरी कोई बात अगर सर हमने फिटनेस पे, मैं जाना था कंसल्टेंसी पे, उस पे बहुत कम रहे। जिस तरफ हम आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिटनेस तो एक बहाना, असल में आपको जगाना। मेरा जितना डाइट प्लान होता है ना, जो मेरी कंसल्टेशन होती है, दैट इज क्लोज टू सुन्ना प्रिंसिपल। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। अल्लाह के नबी की तालीमात की इतनी बरकत है कि सुन्नत के थ्रू मैं लोगों के रिजल्ट अचीव करा रहा हूँ। ना दवाइयाँ, ना सप्लीमेंट्स, ना ड्रग्स। मेरी जिंदगी में, मेरे करियर में, मेरे प्रोफेशनल जिंदगी में मुझे तमाम बरकत अल्लाह और उसके नबी की तालीमात से मिली है। मैं इसको क्यों छोड़ दूं? ये मेरा एसेट है।